हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड के 2023 में आए हुए पेपर का सेट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो सेट नंबर 1 को मैं अनसॉल्व हल कर चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से देख लीजिए, या फिर क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो 24 में आने के लिए मैं नया प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पार्ट ए, आपका अनसीन पैसेज है। ए मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन एंदर। ये आपका आंसर पैसेज है। तो इसमें से क्वेश्चन जो बना, क्वेश्चन पढ़ के मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो ऑप्शन आपको खोजने में जल्दी होगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। बूढ़ा आदमी डिस्ट्रेस था बिकॉज। तो आपको कीवर्ड पकड़ना है, जहाँ एन ओल्ड मैन डिस्ट्रेस्ड आएगा उसके बाद कारण बताया जाएगा, उसी वहीं से आपको इसका आंसर खोजना है। बूढ़ा आदमी डिस्ट्रेस मैंने परेशान था, क्यों परेशान था। उसके पुत्र हमेशा क्वारल्ड मैंने झगड़ते थे, समटाइम्स विथ हिम, कभी कभी उससे झगड़ते थे। हिज सन्स क्वारल्ड विथ देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से झगड़ते थे। हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, एक दूसरे से झगड़ते थे। हिज सन्स डिड नॉट क्वारल, झगड़ा ही नहीं करते। ये चार क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन चारों में से जब आप पढ़ेंगे एंड ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, उसके पास बाद जो लाइन मैच करेगी वहीं से आपको लिख देना। अगर अर्थ आ रहा है तो ठीक है, नहीं अर्थ आ रहा तो टेंशन नहीं लेने का, आपको कीवर्ड पकड़ लेना कि ये एंड ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड जब आएगा तो उसी से इसका कीवर्ड मिलेगा। तो इस तरह से ये बिना पढ़े आपको हल करने की ट्रिक है। दूसरा क्वेश्चन है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज। बूढ़ा आदमी डिस्ट्रेस था, इसका अर्थ वह था, क्या था, खुश था, क्रोधित था, सहायक, मददगार था, सैड था। तो ये क्वेश्चन अभी आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें जो आएगा डिस्ट्रेस का होने का डिस्ट्रेस का मीनिंग, तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से इसका सिनोनिम्स लिख देना है। मीन्स माने विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। वीक माने कमजोर का अपोजिट क्या है पैसेज में, तो ये आपको पैसेज से बताना है कि डिस्ट्रेस परेशान है, कि क्वारल झगड़ा करना, यूनाइटेड एकीकृत ना होना, या स्ट्रांग शक्तिशाली होना। तो चलिए फटाफट मैं आंसर बता दे रहा हूँ, पढ़ते चला जा रहा हूँ तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए पहले में कौन सा आंसर है। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, परेशान था, देखिए मिल गया ना। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, क्योंकि हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, क्योंकि उसके पुत्र हमेशा एक दूसरे से झगड़ते थे। तो देखिए आंसर मिल गया, हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, मिल गया आपको आंसर नंबर सी आपका सही है। दूसरा एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस था, इट मीन्स इसका अर्थ है ही वाज, वह था। अब यहाँ देखिए डिस्ट्रेस का मतलब तो आपको मिलेगा नहीं इसमें, वह था। डिस्ट्रेस मान होता परेशान होना, उदास होना, सैड होना। तो आपको जो है सिनोनिम्स इसमें बताना है, तो वर्ड पॉज रिलेटेड है, सैड हो जाएगा डी। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। वीक का अपोजिट क्या है पैसेज में, तो पढ़ते चले जाएंगे। वीक माने उसे कमज़ोर होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्ट्रांग। तो देखते हैं इसमें स्ट्रांग आया भी होगा। One day he called them to him and showed them a bundle of sticks together. He asked if any one of them was strong। देखिए स्ट्रांग आ गया, तो स्ट्रांग इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। तो सैड नहीं आया, तो सैड आपको सिनोनिम्स पूछ लिया है, तो आप वर्ड सिनोनिम्स अपने आप पूछने लिखने के लिए आपको दे देता है कि वर्ड पावर का ज्ञान है आपको कि नहीं, डिस्ट्रेस का मतलब आप अंग्रेजी में जान रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से इसमें वीक का क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। आई होप समझ में आ गया होगा, इस तरह से आपको हल करना है। 4 से 8 क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। सही ऑप्शन चुनना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर देना। हिज फ्रेंड बिफोर ही रीच्ड देयर। हिज फ्रेंड के बाद क्या भरना है, तो देखिए बिफोर पास्ट परफेक्ट टेंस आप पढ़े होंगे, तो पास्ट परफेक्ट में बिफोर जब आता है तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ सेट हो जाएगा, हैड। गान इस तरह से आपको ट्रिक समझना है कि बिफोर आएगा पहले, अगर छोड़ा है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बाद में छोड़ा तो पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाएगा सेकंड फॉर्म, इतना ध्यान देना। इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। यदि आप कोई भी चीज़ और अधिक नहीं जानते चाहते हैं तो आप हैं, क्या हैं। तो भाई जब चाह नहीं रहे तो आप सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं, केवल नहीं चाह रहे हैं। तो सेटिस्फैक्ट्री माने संतोषजनक, डिससेटिस्फाइड माने असंतुष्ट, सेटिस्फाइंग माने संतुष्ट हो रहा। तो सेटिस्फाइड होगा, संतुष्ट की अंग्रेजी हमको केवल लिखना है, कि न कि असंतुष्ट। असंतुष्ट होता तब डिससेटिस्फैक्ट, संतोषजनक होता तो, क्योंकि हमको हिंदी अर्थ क्या, आप कुछ नहीं चाहते हैं और अधिक, तो आप संतुष्ट हैं, तो संतुष्ट की अंग्रेजी सेटिस्फाइड है, कि भाई मैं सेटिस्फाइड हो गया हूँ, मुझे नहीं चाहिए। छठवां क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स। निम्नलिखित शब्दों के समूह को आप फिर से व्यवस्थित करिए टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए, एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, और सही
अरेंजमेंट माने व्यवस्था होता है, शब्दों का क्रम जो होता है उसको कहते हैं, को चुनो। तो आपको करना क्या है, देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के आधार पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जो वीडियो है, मतलब जैसे आप वहाँ से आपको मिलेगा, आपके पाठ में पहला चैप्टर ही है। अगर आप क्लास 10th का कंप्लीट ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर पढ़िए, वहाँ से आपको एक्सीलेंट का ग्रामर कवर होगा। क्लास 10th राजू प्रकाशन ग्रामर, उसको पढ़िए तो आपको पूरा ये सब डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसमें आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से एकदम सेट होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए वाक्य में कोई। तो इसमें क्या जो है, देखिए सी सबसे पहले आएगा तो सी ठीक है। उसके बाद सहायक क्रिया हैज आएगी तो हाँ हैज भी ठीक है। उसके बाद हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देखिए थर्ड फॉर्म यहाँ पहले में नहीं है तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। दूसरे में भी नहीं है हैज, हैज हैज सी तो होगा नहीं क्योंकि प्रश्नवाचक नहीं, तो ये भी गलत है। तीसरे में बार और थर्ड फॉर्म पहले आ गया तब सहायक क्रिया, ये कभी होता नहीं, तो ये तीनों गलत है। इस तरह से अगर आपको सही ऑप्शन नहीं आ रहा तो जो गलत हो नहीं हो सकता उसको हटा दीजिए, जो बचेगा वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। तो इस तरह से हल करने की ट्रिक भी आप जानिए। पेपर को जो बहुत कठिन परिश्रम करके, हार्ड वर्क करके बहुत लोग कम नंबर पाते हैं, बहुत लोग स्मार्ट वर्क करके यानी कम पर मेहनत करके ही ज़्यादा नंबर पाते हैं। उसका कारण क्या है कि वो टू द पॉइंट पढ़ते हैं, ट्रिक पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूज करते हैं कि हाँ अगर सही नहीं आ रहा तो हमको क्या गलत है उसको निकाल देते हैं, जो बचता है सही है, 100% सही आंसर मिल जाता है उनको। तो ये सही भी है भी, कारण भी जान लीजिए। सी हैज बारोड, देखिए साइज साथ थर्ड फॉर्म है, अलॉट ऑफ मनी, बहुत बहुत सारा धन व उधार ली, रामदेव मन, उनसे एकदम 100% सही वाक्य। तो किताब में तो सब कुछ दिया रहता है, साल में भी है, देखिए आपको मिल जाएगा, आंसर भी दिया रहा है, लेकिन मेन है प्रश्न को हल करने की ट्रिक और समझना, ताकि इसी आधार पर दूसरा भी शब्द आए, शब्दों का समूह आए तो आप सेट कर ले जाए। तो इसलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए ये सब वीडियो बना रहा हूँ, सीखते रहिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिस स्पेल्ड माने गलत ढंग से लिखा गया। मिस माने स्पेल माने स्पेलिंग लिखना, वर्तन लिखना, गलत, तो मिस माने गलत ढंग से लिखा गया। तो कौन सा शब्द गलत ढंग से लिखा गया, देखिए भैया इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि इंपॉर्टेंट में जो है TANT होता है, तो इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन आपको गलत ही बताना, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा इम्पॉसिबल बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंस माने महत्व, ये भी सही है। असंभव, इम्पैक्ट माने प्रभाव, ये भी एकदम सही है। फिर इन द गैप विथ, ठीक है, अगर आपको यही ट्रिक जान लीजिए, अगर आपको ये पता नहीं होता कि इंपॉर्टेंट में TENT रहता है TNT, तो आप इस ये सभी वर्ड अगर आपको पता है कि हाँ इनकी स्पेलिंग सही है, तब भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पेपर में हल करना है। फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस, उपयुक्त प्रीपोजिशन को भरो। फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, फलों को बांट दिया गया था दोज 5 बॉयज, उन 5 लड़कों में। तो आपको पता है 2 लड़कों के बीच में बांटा जाता है, बिटवीन 2 से ज़्यादा के लिए क्या लगता है, एमंग, और इन या इनटू तो लगेगा नहीं, क्योंकि बांटने की बात होती है तो बिटवीन या एमंग लगता है, तो 2 से ज़्यादा के लिए क्या लगेगा, एमंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं। 9 और 10 में क्या है, बट ये आपका अनसीन पैसेज है। आपके अनसीन पैसेज क्या है, सीन पैसेज मतलब पठित गद्यांश है, ये आपके प्रोज से दिया गया है, ठीक है, इसको आप पढ़े हैं। तो अनसीन तो जो शुरू में था वो था। तो बट सडनली स्ट्रांग विंग बिगन टू फॉल, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी। ये आपका लेंचो वाला पार्ट जो है, पार्ट है लेटर टू गॉड, वहीं से लिया गया है। तो मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ। एलॉन्ग विद द रेन, वर्षा के साथ, बिगन टू फॉल, गिरने लगे। क्या गिरने लगे थे वर्षा के साथ, किताब पढ़े होंगे तो आपको आएगा हेल स्टोन्स, ओले गिरने लगे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। और पल्स माने मोती होता है, स्टोन्स माने पत्थर, सिल्वर कॉइन्स माने चांदी के सिक्के, ये सब तो गिरे नहीं थे, तो ओले ही गिरे थे, तो बी ऑप्शन सही है। द का, ठीक है, द कान फील्ड बिगेन बिलोंग टू, अनाज का खेत, बिलोंग टू माने संबंधित था, किससे संबंधित था, अनाज का खेत भाई लेंचो से संबंधित था। तो आपको इसको पढ़ेंगे, देखिए यहाँ द हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, देखिए क्या गिरने लगे थे, हेल स्टोन्स, आपको मिल भी जा रहा है एलॉन्ग विद द रेन, वर्षा के साथ साथ। देखिए यहाँ एलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल, बहुत बड़े ओले पड़ने लगे, तो केवल ओले बताना है। तो हेल स्टोन्स हो गया। और दूसरा में कि किसका खेत था, तो आपको पता है, पाठ पढ़े हैं, तो आपको लेंचो का खेत था। भले इसमें लेंचो नाम नहीं आया, लेकिन इतना आपको समझदारी चेक करने के लिए दे दिया था कि हाँ किसके लिए मतलब कि ये सब शब्द आया, खेत किसका था, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो एक आध क्वेश्चन इस तरह से आपको जानकारी के लिए नहीं मिलेंगे, तब भी आपको उससे रिलेटेड रहेगा, तो लिखना पड़ेगा। 11 से 13 देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन बताना है। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। ब्लैक माने अश्वेत यानी काला, निग्रो जिसको कहते हैं। क्या बने थे, हाँ राष्ट्र मतलब कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत, ठीक है, तो पहले अश्वेत क्या बने थे, ये चीज़ आपको बता देना है। राष्ट्रपति बने थे, तो भाई राष्ट्रपति बने थे, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना।
आपको वाइस प्रेसिडेंट तो बने नहीं रहे थे कि वाइस प्रेसिडेंट माने उपराष्ट्रपति है, तो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। ये आप किताब पढ़ेंगे सेम टू सेम लाइन आई है, तो ये आपको क्वेश्चन आया है ना कि अनसिन ये पठित गद्यांश आया। तो आप सी ऑप्शन आपका सही है। प्रधानमंत्री बने नहीं थे। अब वैसे भी जान लीजिए कि अगर आप कन्फ्यूज में हैं कि राष्ट्रपति बने थे कि उपराष्ट्रपति क्या बने थे प्रधानमंत्री, तो आपको प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उपराष्ट्रपति भी नहीं बने थे, सीधे वो राष्ट्रपति बने थे। डिफेंस मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री नहीं बने थे, बनने क्या थे? राष्ट्रपति। तो इस तरह से आपको हल करना है, अपना कन्फ्यूजन भी दूर कर लेना है। महासीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर। महासीर एक बड़ी मछली है जो पानी में पाई जाती है। कहाँ की पानी में पाई जाती है? नदी का नाम दिया गया, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी। तो भैया आप इसको पढ़ेंगे तो कावेरी नदी में पाई जाती है आपको, ठीक है ना। आपके प्रोज के चैप्टर में आया है जो, जिसमें जैसे कूर्ग के बारे में बताया गया है, ठीक है, उसी में ये पाई जाती है। कूर्ग है, टी फ्राम असम है, बेकर फ्राम गोवा, ये वाला पार्ट जो है ठीक है, तो उसी से ये लिया गया है, ये तीनों पार्ट जो हैं। तो कूर्ग से, तो कावेरी से ली गई, कावेरी नदी में पाई जाती है। द बस फेयर फ्रॉम विलेज। बस का भाड़ा जो बिली के गांव से टू टाउन कस्बे तक का वाजमाने था, कितना पैसा लगता था? तो ये ठीक है, मैडम राइट्स द बस वाले चैप्टर से लिया गया। तो इसमें जो है सीधे सीधे आपको बता देना है 30 पैसे। 30 माने क्या होता है? 30 पैसे लगता था वन वे माने एक रास्ते का, यानी एक तरफ का 30 पैसे लगता था। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। 40 लगता नहीं था, 20 और 50 लगता नहीं था ये सब। हाँ, अगला है सम से द वर्ल्ड विल इंडियन फायर। ये आपका पोएट्री सेक्शन से दिया गया है। तो आपको 4 लाइन दे दिया गया, इसी में से क्वेश्चन बना के आपको कहा गया करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन। उपरयुक्त लाइन का स्पीकर कौन है? सम से, तो ये इसका स्पीकर है, ये पोएट है, कवि ही कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार जो है का अंत जो है आग से होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो कुछ भी मैंने, ठीक है, इस पर जो है अनुभव किया है, वह आई होल्ड विद दोज हु फेयर फायर, मैं उनका पक्ष लेता हूँ जो आग का पक्ष लेते हैं। तो ये मतलब ये लाइन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई, तो उन्होंने कहा है। तो द पोएट इसमें हो जाएगा। तो ये 4 लाइन की कविता आप याद भी कर लेना, पेपर में आएगा लिखने के लिए। तो अगर कविता आपको नहीं याद हो रहा तो मैं सॉन्ग के माध्यम से कविता को याद कराने की ट्रिक भी बताया हूँ, और चैनल पे हमारे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अगला देखते हैं हम। इन द स्पीकर्स ओपिनियन, वक्ता की राय में द वर्ल्ड विल एंड इन, संसार का अंत होगा, किस में होगा? तो देखिए यहाँ दिया गया अंत फायर से होगा। इंड इन फायर, इंड है ना, ट्रिक बना लीजिए, इंड इन फायर, फायर से होगा। तो फायर क्या है? बी ऑप्शन आपका सही है। आइस माने बर्फ होता है, बोथ बर्फ एंड आइस दोनों से होगा नहीं, नाइदर आइस नार बर्फ, इनसे नहीं होगा। तो इसमें आपका बी सही है, पहले में सी सही था। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। हरी सिंह नहीं जानता था कि कैसे पकाया जाता है, यानी पकाना नहीं जानता था, भोजन को पकाना। बट टोल्ड दैट, लेकिन बता दिया कि ही कुड कुक, वह पका सकता है। बिकॉज, क्योंकि, क्यों बता दिया था? क्योंकि भैया वो काम चाहता था और भोजन चाहता था। ही वांटेड वर्क एंड फूड, ये पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये नहीं है कि वह कुछ स्थान चाहता, सोने के लिए, रात बिताने के लिए, वह अनिल से खाना पकाने के लिए ट्रेन कर रही, वो यह नहीं चाहता था, न कि वह खाना पकाना सीखना चाहता था। पहला ऑप्शन सही है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, कुत्ते के इलाज के दौरान डॉक्टर ने क्या किया था? जो कुत्ता ट्रिकी था उसके इलाज के लिए उसने क्या किया था? तो ये क्या किया था, तो आपको बताना है कि सी ऑप्शन सही इसमें। कैप्टन आई, एक आंख रखा था, मतलब उसकी निगरानी किया था। ऑन द डॉग, कुत्तों पर, कुत्तों के साथ, कुत्ते पर पूरा निगरानी रखा। गिवन हिम नो फूड, उसे कोई भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन बहुत सा पानी दिया। तो ये ऑप्शन आपका ये सही है, ना कि उसका ऑपरेशन कर दिया था, न कि गिव द डॉग मेनी थिंग्स टू, बहुत चीज़ें खाने के लिए दिया था, न कि गिव द डॉग लॉट ऑफ फूड बट नो वाटर, बहुत सा भोजन दिया लेकिन पानी नहीं दी थी। तीनों ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन आपका सही है। एब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक इंटाइटल्ड, एब्राइट की माँ ने उसे एक किताब दिया था, उसका शीर्षक क्या था? ठीक है, तो शीर्षक था उसका द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ठीक है, मोनार्क 10 की यात्राएं, ये था। ये सब ठीक है, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको, सही ऑप्शन आपको याद कर लेना, किताब पढ़ेंगे तो मिलेगा ये लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सॉरी, इज माने है, आर माने है, करेक्ट माने सही, कौन सा सही है?
तो 19 में आपको बताना है कि मटिल्डा बारोड नेकलेस रियल ऑर्नामेंट्स। मटिल्डा जो है उधार ली थी हार रियल आर्म असली डायमंड का, तो ये बात गलत है, वो नकली का दी थी वो। मटिल्डा बारोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, असली डायमंड का उधार ली थी, ये भी गलत है, असली का कभी नहीं ली थी। ठीक है। मटिल्डा बारोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, यहाँ तक तो सही, आर्टिफिशियल डायमंड का उधार ली थी। एंड रिटर्न इन नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल का ही वापस की, ये भी गलत है क्योंकि वापस करते समय वो रियल की। इस तरह से अगर आपको नहीं पता है, तीनों गलत वाला निकाल दीजिए, बचेगा ये डी वाला सही है। और इसका कारण भी जानिए, बारोड इन नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स, नकली डायमंड, नकली हीरे का हार ली थी उधार, बट रिटर्न इन नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, लेकिन असली डायमंड्स का वह जो है वापस की थी। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं था कि नकली है, तो वापस करते समय वो असली खरीद कर दी थी। कहानी पढ़े होंगे आप मटिल्डा वाले सप्लीमेंट्री में। नंबरलाल रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। नंबरदार रामलाल के पास 7 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 7। तो उनमें ये बताना कि कितने लड़के कितने लड़कियां थे। 2 पुत्र और 5 पुत्री, ये गलत है। 5 पुत्र 2 पुत्री, ये भी गलत है। 3 सन्स एंड 4 डाटर्स, ये आपका सही है। उनके 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियाँ थी, तो ये ऑप्शन आपका सही है। आई होप इस तरह से आप 20 क्वेश्चन आराम से हल करेंगे। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में वी समटाइम्स थिंक इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, तो ये आपका अनसीन पैसेज है, आपको पढ़ना है। इसके बाद अब इसमें से क्या करना है, आपको क्वेश्चन बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन आप देख लेते हैं। वाट डू वी समटाइम्स एनवी पीपल, वाई डू वी समटाइम्स एनवी पीपल, हम कभी कभी लोगों से क्यों क्या करते हैं, नफरत करते हैं। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन आपका है। हम देखिए ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के हम आंसर बताना। समटाइम्स इनवी पीपल पे आपको ध्यान देना है, हम करते हैं, उसके बाद बिकॉज करके कार्ड बताना, तो कार्ड खोजना है पैसे से। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव अस, जो कार्य हमें देता है वो पहला चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको बताना है। और हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, सबसे अच्छा चरित्र कौन बनाता है। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ मैन हु वर्क्स, ठीक है। उस क्या अपोजिट माने विपरीत क्या है, विलोम क्या है। द मैन हुआ, जो आदमी काम करता है उसका अपोजिट क्या है, मतलब काम ना करने वाले का अंग्रेजी बताना। गिव ओनली वन वर्ड, एक शब्द बताना कि जो काम नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। पहले का आंसर, वाई डू वी समटाइम्स इन वी पीपल, तो आपको पहले ये तो लिख देना कि वी समटाइम्स इन वी पीपल, हम कभी कभी लोगों से करते हैं। बिकॉज वाई है तो क्यों करते हैं, तो क्योंकि करके बिकॉज करके आपको कारण खोजना है इसमें से। कारण चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया गया कि वी समटाइम्स थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क, हाउ डू वी एनवी पीपल, एनवी पीपल आ गया ना, लोगों से नफरत करते, हु हैव नॉट द वर्क फॉर देयर लिविंग, ठीक है, जो अपने जीविका के लिए काम नहीं करते हैं उनसे नफरत करते हैं। बट कैन डू जस्ट, लेकिन ठीक वही चीज़ कर लेते हैं। वाट दे प्लीज़ ऑल द ईयर रिटर्न, जो वे हाँ ऑल द ईयर राउंड, जो पूरे साल वे चारों ओर पाकर खुश होते हैं। तो आपको यही करना है। हु किसके लिए लगा है, लोगों के लिए लगा, तो आप प्रोनाउन लगा, बिकॉज के बाद दे लगा देना हु की जगह, उसके बाद हैव से लिखते चले जाना, राउंड तक लिख देना, ये राउंड तक, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से आपका आंसर है, हु की जगह दे करना, बिकॉज के बाद राउंड तक। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस। हाँ, आगे पढ़ते जाइए। Wait, when we feel this making mistakes, sometimes they are tired of having to do most of the happy be regular work to do. The first thing देखिए आगे ना, पहला वर्क डज फॉर अस, डज मतलब जो हमारे लिए करता है या देता है, तो यहाँ से आपको आंसर मिलना शुरू हो गया। द फर्स्ट थिंग वर्क डज, हाँ वर्क डज फॉर अस टू गिव अस हैप्पीनेस, खुशी देता है, पहला चीज़ जो कार्य हमें हमारे लिए करता है वो खुशी देता है, खुशी देने का काम करता है। द फर्स्ट गिव द वर्क गिव अस सेल्फ रेस्पेक्ट देता है। तो ठीक है, तो आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। आपको ये ऐसे लिख देना, 2 चीज़ें बताएंगे। अब ऐसे लिख देना कि हैप्पीनेस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। हैप्पीनेस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, ये 2 चीज़ें बताया, इसमें चर्चा किया गया। तो हैप्पीनेस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट वाट की जगह लिख देना है, उसके बाद इज कर देना, क्योंकि ये दोनों फ्रेज का काम हो जाएगा। हैप्पीनेस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस, ये चीज़ आपको कर देना। हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, कौन सबसे अच्छा चरित्र को का विकास करता है, ठीक है।
ये चीज़ आपको देखना है, देखते हैं। बट द ऑनेस्ट वर्कर हु अर्न्स, देखिए यहाँ क्या है, देखिए द वर्क गिव अस, ये द आइडलर हाउएवर रिच लिव्स ऑन द वर्क ऑफ अदर्स। आइडलर माने एकदम सुस्त रहने वाला, तो ये सुस्त रहने वाला मतलब जो काम नहीं करता, देखिए इसका अपोजिट वाले का भी मिल गया, ठीक है। मैन हु वर्क जो काम नहीं करता, जो काम करता उसका अपोजिट क्या है, आइडलर, IDLER, ये आपको डी में बताना है, आइडलर जानते रहिए ये। और कह रहे हैं कि हाँ, रिच लिव्स ऑन द वर्क ऑफ द, बट द ऑनेस्ट वर्कर हु अर्न्स हिज लिविंग बाय यूजफुल टॉयल कैन होल्ड, ये आपका आंसर जो है, या कौन सा बेस्ट करेक्टर को डेवलप करता है वहाँ से मिल रहा है। तो ये करता है, ऑनेस्ट वर्कर हु अर्न्स हिज लिविंग बाय यूजफुल टॉयल कैन होल्ड अप हिज ब्रेड एंड रिस्पेक्ट हिमसेल्फ। लास्टली, रेगुलर वर्क हेल्प्स अस इन बिल्डिंग अप करेक्टर, ठीक। तो ये चीज़ आपको कर देना है, हु की जगह लिख देना है एन ऑनेस्ट वर्कर, क्या लिख देना है, ऑनेस्ट वर्कर। द ऑनेस्ट वर्कर है तो आप अपनी पहली बार बताएंगे तो एन भी लगा सकते हैं, या द ही लगा दी, कोई दिक्कत। द ऑनेस्ट वर्कर हु अर्न्स हिज लिविंग बाय टॉयल, ठीक है, यूजफुल टॉयल कह दीजिए, ठीक है। और या फिर आप डायरेक्ट अपने हिसाब से बताते हो, बाय टॉयलिंग कर सकते हैं, यूजफुल भी हट जाएगा, यूजफुल टॉयलिंग कैन होल्ड, ठीक है, अप हिज हेड एंड रेस्पेक्ट हिमसेल्फ, ठीक। उसके बाद जो है इतना तक लिख देना बस, ठीक है। ऑनेस्ट वर्कर, द ऑनेस्ट वर्कर से लेकर हिमसेल्फ तक कर देना। उसके बाद आपको प्रश्न में से लिख देना है, डेवलप्स द बेस्ट करेक्टर, सबसे अच्छे चरित्र को विकसित करता है। कौन विकसित करता है, तो आपको हु की जगह आपको लिखना है द ऑनेस्ट से लेकर लिख देना कि ऑनेस्ट वर्कर हु अर्न्स हिज लिविंग बाय यूजफुल टॉयल कैन होल्ड अप हिज हेड एंड रिस्पेक्ट हिमसेल्फ। मतलब एक ईमानदार कार्यकर्ता जो अपनी जीविका को कठिन परिश्रम के द्वारा, उपयोगी कठिन परिश्रम के द्वारा कमाता है और अपने दिमाग को, ठीक है, होल्ड अप माने रोक के रख सकता है, मतलब स्थिर कर सकता है, और रेस्पेक्ट हिमसेल्फ और स्वयं का सम्मान करता है, डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, वही सबसे अच्छे चरित्र को विकसित करता है। क्लियर हो गया। अगला व्हाट, तो मैन हु वर्क्स का अपोजिट गिव वन वर्ड में, आइडलर किताब में दिया गया आपको, ये चीज़ लिख देना है। आगे देखते हैं लेटर। लेटर में क्या है कि ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को पत्र लिखो, इनवाइट हिम और हर, उसे आमंत्रित करो, टू योर अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, अपनी बहन की शादी में उपस्थित होने के लिए। तो इस बहन की शादी में उपस्थित होने के लिए आपको इनवाइट करना। तो एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग मैं चैनल पे अपलोड किया, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर बाद में मैं अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने के बाद, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और इससे अपलोड कर दूँगा। जो अपलोड हैं बात देख लीजिए आप, नहीं तो फिर बाद में अपलोड करूँगा, रिवाइज करूँगा। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज लैकिंग इट्स फंक्शन, कि कॉलेज में जो लाइब्रेरी है वो अपना काम नहीं कर रही है, तो लाइब्रेरी के लिए लिखना है, दोनों में से एक। इसमें क्या कि निबंध आया है आपका, निबंध में जो है हिंट्स आपको दिया है, उसमें से आपको लिखना है। एक साइंस एक्सेप्शन, विज्ञान की प्रदर्शनी जो है उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग लिखना है आपको। हिंट यहाँ दिया है कि डेट इनाग्रेशन, उद्घाटन का दिवस किस दिन साइंस एक्सेप्शन था, उसका उद्घाटन समारोह था, उसका दिनांक बता देना। मॉडल्स एक्सहिबिटेड गैदरिंग्स, ठीक है, जो गैदरिंग मतलब भीड़ भाड़, लोगों की भीड़ भाड़ थी, जो उसमें नमूने जो थे वो प्रदर्शनी में बताए गए, ये सब बताना। ओवरऑल इंप्रेशन, पूरा मिलाकर आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उसका, एंड एक्सपीरियंस, और क्या अनुभव हुआ, इसको बता देना। या फिर टेकिंग क्लूज गिवन, क्लू माने होता है हिंट, संकेत, गिवन बिलो, नीचे दिए गए संकेत को लेकर, हिंट को लेकर राइट आर्टिकल, एक निबंध लिखो। आर्टिकल मतलब यहाँ लेख होता है, लेख माने निबंध। यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 वर्ड के बीच में जो है मोबाइल फ़ोन का उपयोग और दुरुपयोग बताना है। तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर भैया आप आराम से लिख सकते हैं, रोज़ चला रहे हैं। मोबाइल कॉन्टैक्ट, फ़ोन कॉन्टैक्ट के बारे में उसमें बताना, मोबाइल में होता है। गूगल सर्च के बारे में बताना है। इंटरटेनमेंट और मनोरंजन के बारे में बताना, मोबाइल फ़ोन के बारे में बताना ही है। ये तो मोबाइल फ़ोन टॉपिक ही है। शॉपिंग, ठीक है, कि मतलब कि बहुत सारी मोबाइल फ़ोन होती हैं, तो उसके बारे में बता सकते हैं। शॉपिंग माने खरीदारी भी कर सकते हैं, इसके बारे में बता। साइबर क्राइम भी हो जाता है मोबाइल से, इसको बता दें। हार्मफुल इंटेलिजेंस माने हानिकारक लिप्तता, जो हानिकारक ढंग से उसमें जो इंटेलिजेंस माने लोग लिप्त रहते हैं, लगे रहते हैं, उसमें चिपके रहते हैं, मोबाइल से ही परेशान हमेशा, तो उसके बारे में बता देना।
तो चलिए ग्रामर पोर्शन देखते हैं अब आगे। चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका राइटिंग हो गया, सब कुछ हो गया। ग्रामर में अब आगे देखते हैं हम वन लाइनर और ट्रांसलेशन वगैरह। राइट रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताना, मोहन सेड टू सीमा प्लीज़ हेल्प मी। मोहन ने सीमा से कहा प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी क्या करिए, सहायता करिए। तो सीधी सी बात है, प्लीज़ आया है तो इसमें प्रार्थना ही किया जा रहा है, तो आपको क्या कर देना है, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा कर देना है। प्रार्थना के लिए रिक्वेस्टेड लगता है तो रिक्वेस्टेड सीमा, हाँ प्लीज़ हट ही जाता, रिक्वेस्टेड आ गया, प्लीज़ का काम खत्म। टू हेल्प मी का मोहन के अनुसार करेंगे तो हिम हो जाएगा, ठीक है। मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटन, बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो लेटर के बाद इज, ये मार्क लगता है, लेटर एक वचन है तो इज हो जाएगा। बीइंग जोड़ना पड़ता अपनी तरफ से, वर्ग थर्ड फॉर्म राइट का रिटन, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। पंचुएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को पंचुएट करो, विराम चिन्ह का प्रयोग करो। शी सेड टू मी, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें क्या है, कामा फुल स्टॉप ये सब निशान वगैरह जो लगते हैं उसको लगाना। तो सी में पहली बात तो यस बड़ेस कर दीजिए, क्योंकि लाइन का पहला अक्षर बड़ेस रहता है। तो मी के बाद कामा लगा दीजिए, फिर इन्वर्टेड कामा कर दिए, यस बड़े से कर दिए, और गोवा में स्थान का नाम है तो जी बड़े से कर दिए, प्रश्नवाचक का निशान लगा दिए, क्योंकि ये देखिए सी सेट टू में कामा लगेगा, कामा के बाद इन्वर्टेड कामा रहेगा तो पहला अक्षर बड़े से, तो यहाँ प्रश्नवाचक लगा के, प्रश्नवाचक हैव से है ना, ये हैव यू, प्रश्नवाचक लगा के इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। फिर से बता दे रहा हूँ, यस बड़े से करिए, मी के बाद कामा इन्वर्टेड कामा, यस बड़े से करिए, फिर के बाद लास्ट गो में जी बड़े से करके प्रश्नवाचक का निशान लगा के इन्वर्टेड कामा बंद। चलिए अब आपको ट्रांसलेशन बता दे रहे हैं, ठीक है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग, ये चीज़, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। तो वर्षा ऋतु माने होता है रेनी सीजन, रेनी सीजन, SEASON, द रेनी सीजन इज बेटर, बेटर माने अधिक अच्छा होता है, बेटर देन ऑल सीजन्स, ठीक है। द रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल सीजन्स, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। उसके बाद अब अगला है, चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ती है। तो हरियाली का अंग्रेजी होता है ग्रीनरी, ग्रीनरी दिखाई देने का मतलब होता है अपीयर, अपीयर माने दिखाई देना। देखिए अपीयर माने दिखाई देना होता है ना, तो अपीयर्स कह दीजिए, अपीयर्स माने दिखाई देती हैं, या फिर आप कह सकते हैं इज सीन, बात एक ही हुआ। तो द ग्रीनरी इज अपीयर, हाँ इज तब नहीं लगे, इज सीन करेंगे, द ग्रीनरी इज सीन, हरियाली दिखाई देती है, या ग्रीनरी अपीयर्स, ठीक है, APPEAR अपीयर्स कह दीजिए, या इज सीन, ठीक है। अपीयर्स माने दिखाई पड़ती हो जाएगा, इज सीन माने किसी के द्वारा देखा जाता है, मतलब वही दिखाई देती, बात एक ही। तो द ग्रीनरी अपीयर्स या ग्रीनरी इज सीन, हाँ चारों ओर, चारों ओर का अंग्रेजी होता है ऑल अराउंड, AROUND, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हाँ कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा का मतलब क्या है कि मतलब वर्षा की ऋतु जो है, ठीक है, उसके लिए आएगा। तो द रेन, रेन का ये रेन माने वर्षा, सिंपली इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। द रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, कृषि का अंग्रेजी होता है एग्रीकल्चर, AGRICULTURE। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है। तो वर्षा, वर्षा का मतलब रेन, एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वन होता है वन, रेन एंड फॉरेस्ट आर, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर होना का अंग्रेजी क्या होता है, देखिए डिपेंड माने निर्भर होना, डिपेंड ऑन ईच अदर, ऐसे भी कह सकते हैं, द रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंड, ठीक है, डिपेंड्स ऑन ईच अदर कर सकते हैं, डिपेंड्स वन निर्भर करते हैं, ऑन ईच अदर मान एक दूसरे पर। नहीं तो आप एक शब्द में लिख सकते हैं,
और रेन एंड फॉरेस्ट, आर के बाद एक शब्द में आप लिख सकते हैं इंटर, INTER, इंटर डिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट माने एक दूसरे पर निर्भर होना, पूरे का अंग्रेजी एक साथ हो गया। द रेन एंड फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट माने वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। डिपेंड्स ऑन ईच अदर कर दो या आर इंटरडिपेंडेंट। एक बार मैं फिर से स्पेशली बता दे रहा हूँ। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल सीजन्स। चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ती है। ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड। कृषि वर्ष के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। रेन एंड फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिटरेचर से कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देखिए। 30 से 40 वर्ड में है। तो हाउ वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट डायरी। एनी फ्रैंक कौन थे, वो कहाँ डायरी लिखी। तो इसको हम क्वेश्चन पर नज़र डाल दे रहे हैं ताकि आपको प्रश्न से परिचित हो जाए। व्हाट इज कूर्ग, कूर्ग फेमस फॉर, कूर्ग किसके लिए प्रसिद्ध थी। इन सभी ठीक है, दोनों में से एक आंसर आपको लिख देना है। तो इसके मैं नहीं इसमें कवर कर रहा हूँ, केवल क्वेश्चन बता के थोड़ा सा आपको अर्थ बता दे रहा हूँ ताकि आप उसके बारे में बना के लिख सकते हैं। और बाकी आप याद किए हैं तो अच्छी बात है। बाकी सेपरेट वीडियो आपको मैं कुछ जल्द ही बनाऊँगा आंसर कवर करने के बाद। व्हाट वाज लेंचोज रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेंचो का पोस्ट डाकघर के कर्मचारियों के लिए क्या रिमार्क में टिप्पणी किया, क्या कहा वो। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला के लिए स्वतंत्रता का क्या मतलब था। छठवां क्वेश्चन, व्हाट डिड कीसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ। डेथ के बारे में कीसा गौतमी को क्या पता चला, ये 60 वर्ड में लिखना है। या हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बली। बस कंडक्टर ने बलि का स्वागत कैसे किया। ये 8वां क्वेश्चन है, हाउ विल यू नो, आप कैसे जानते हैं। इन द जंगल, जंगल में आप कैसे जानेंगे वेदर इट इज़ एशियन लायन की, एशियन लायन है और सम अदर बीस्ट, अथवा कोई दूसरा जंगली जानवर है। आप चाहे इस क्वेश्चन को करिए पोट्री से लिया गया है या फिर 4 लाइन्स की कविता लिख दीजिए, बात ही खत्म। कोई भी आपके सिलेबस में जो है 4 लाइन की कविता आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको सही होगा। पोट्री के आप क्वेश्चन आंसर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेंगे आपको याद करने में। तो हमारे हिसाब से 4 लाइन की कविता आप याद करिए, मेरी सलाह यही है। ये लेकिन ध्यान देना, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जो 4 लाइनें दी हैं, जैसे पीछे आया था सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, वो उसको आप नहीं लिखना है। तो जो भी आपके पेपर में है वो 4 लाइन नहीं लिखना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि 2 कविता से 4 लाइन याद कर लेना। अगर एक की आती है, एक ही की आएगा, तो जिसकी आएगी उसको मत लिखना। अगर इसकी नहीं आएगी तो इसको लिख देना। इसकी आई है तो इसको लिख देना, इसकी आई तो इसको लिख देना। अब यहाँ सेंट्रल आइडिया 3 में से किसी एक को करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी। डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या इलाज किया, क्या इलाज दिया है, किस प्रकार से इलाज दिया, ये लिखना है। या फिर नीचे दिया गया, व्हेन डिड द तहसीलदार साहब कम टू भोलीज विलेज। भोली के गांव में कब आए। तो दोनों में से कोई एक लिखना है। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज भोलीज टेकन। लास्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन। अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए भोली को स्कूल कैसे ले जाया गया, यानी भोली को उसकी प्राथमिक स्कूल शिक्षा के लिए स्कूल कैसे ले जाया गया था। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस इन द मिनिस्टर्स बॉल। यदि मटिल्डा जो है मिनिस्टर के बॉल माने जो नृत्य समारोह था उसमें अगर हीरे के हार को ना खोई होती तो क्या होता, तो इसके बारे में लिखना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपको अगला सेट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से मैं अपलोड करूंगा। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।